नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। केरलम का त्रावणकोर इलाका। एक ब्राह्मण पुरुष नायर बस्ती में जाता है। वहां एक घर के बाहर स्नान करना शुरू करता है। एक दूसरा ब्राह्मण पुरुष वहां पे मौजूद होता है जो इस ब्राह्मण के स्नान के पश्चात उसे खाना परोसता है। ये ब्राह्मण खाना खाता है, अपने आप को स्वच्छ करता है और उस घर के बाहर अपनी चप्पल उतारकर उस घर के अंदर प्रवेश करता है। उस घर के अंदर एक महिला इसका इंतजार कर रही होती है। कुछ देर पश्चात इस महिला का पति घर लौटता है। इसके पहले कि वो घर पे घुस पाता, घर के बाहर रखी हुई चप्पल पर उसकी नजर जाती है। इस चप्पल को देखकर वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी इस समय नंबूदरी ब्राह्मण के साथ संबंधम में है। वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप लौट जाता है। ये किस्सा है केरलम की उस परंपरा के बारे में जिसे आप संबंधम के नाम से जानते हो। आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, पर चूंकि केरला के इलेक्शंस आ रहे हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस यू टू एन अननोन स्टोरी या फिर अ लिटिल नोन स्टोरी, जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जिसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपनी हिपोक्रेसी इस परंपरा के बारे में लिखते हुए खुद ही अपने आप को एक्सपोज किया है, अपनी हिपोक्रेसी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या ये परंपरा संबंधम जो उस समय प्रचलित थी, चल रही थी और उसे एक्सेप्ट भी किया गया था कई सोसाइटी के द्वारा, अगर वो आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती तो आपका और हमारे जैसे लोगों का रिएक्शन क्या होता। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इन सारे कंट्रोवर्सीज और मिथ्स को जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार संबंधम का इतिहास क्या है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, अपने विचारों को प्रकट ज़रूर करना और हो सके तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परंपरा थी केरलम की जिसका नाम संबंधम था, वो महिलाओं के हक के लिए था या फिर उस सिचुएशन को स्पेसिफिकली डिफाइन करता है जिस सिचुएशन के बारे में दीपिका पादुकोण आजकल बात करती है कि इट्स माई चॉइस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट संबंधम, द केरला स्टोरी। इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको एक सिस्टम को समझने की ज़रूरत है जो कि नायर सोसाइटी, नायर महिलाओं और नंबूदरी ब्राह्मणों से रिलेटेड है। नायर महिलाओं को, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, नायर महिलाओं को मल्टीपल मेन के साथ, यानी एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार होता था। कोई उसके बारे में गलत नहीं सोचता था। और नंबूदरी ब्राह्मणों के ऊपर एक रोक लगी हुई थी। 19वीं सदी के दौरान और उसके पहले भी नंबूदरी ब्राह्मण के घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता था, सिर्फ उसे ही अधिकार होता था कि वो किसी दूसरी ब्राह्मण लड़की से शादी कर सके। घर के जो दूसरे छोटे ब्राह्मण होते थे, छोटे भाई जो होते थे, उनको अधिकार होता था सिर्फ और सिर्फ जो कथित ऊंची जातियाँ होती थी, वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो गए, उनसे शादी कर सकते थे। या फिर और कोई नहीं मिला तो शूद्र महिलाओं से भी शादी करी जा सकती थी, या फिर नायर महिलाओं से संबंध बनाया जा सकता था। अब जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, नायर सोसाइटी को उस समय शूद्र माना जाता था, लेकिन वो शूद्र भी इस तरीके के थे कि उन्हें युद्धों में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाती थी। कई उपजातियां ऐसी भी थी जो जमींदारी करती थी। नायर सोसाइटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती थी। ये सोसाइटी मात्र सत्ता के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर चला करती थी, यानी कि परिवार का जो संपत्ति होती थी, पैसा होता था, उसके ऊपर अधिकार लड़कियों का होता था और उनके बच्चों का होता था। सो इन ऑल फेयरनेस, अगर आप एक लेमन की तरह सोचो तो बेसिकली नायर महिलाओं को पुरुषों से ऊपर आका जाता था। उनकी उपाधि ऊपर होती थी, उनके अधिकार ज़्यादा होते थे। पर इन अधिकारों के बारे में किस तरीके से हिस्टोरियंस ने मिथ फैलाने की कोशिश करी और किस तरीके से हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश करी, वो धीरे धीरे आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड से सुसज्जित एक इतिहासकार रहे हैं मनु पिल्लई। उनके हिसाब से नायर महिलाओं को पुरुषों जितनी ही प्राथमिकता दी जाती थी, बल्कि उनसे ज़्यादा ही दी जा सकती थी। वो मल्टीपल पुरुषों के साथ संबंध बना सकती थी, तलाक ले सकती थी और विधवा होने पर दूसरी शादी भी कर सकती थी। यानी शादी को नायर समाज में बंधन के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता था, जिस तरीके से कई वर्षों तक महिलाओं के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया कि ना वो पुरुषों को तलाक दे सकती हैं, विधवा हो गई तो दोबारा शादी नहीं कर सकती, ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। नायर समाज अपने हिसाब से महिलाओं को एक अलग रेस्पेक्ट देने में लगा हुआ था। 13 साल की उम्र के पहले नायर समाज की जो लड़कियां होती थी, उनके लिए सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। उसमें ये फंक्शंस जो होते थे 4 से 7 दिन के आसपास चला करते थे।
13 साल से कम उम्र की लड़कियां वहाँ जाती थी, लड़के वहाँ पे आते थे और एक मंगलसूत्र बांधकर और कपड़ा देकर लड़की से शादी कर लेते थे। उसके बाद लड़की अपने घर जाती थी और लड़का जो है वो अपने घर जाता था। लड़की और लड़के का उस समय कोई रिश्ता नहीं होता था, शादी होने के पश्चात भी। और इसके पश्चात नायर महिला जो है किसी नायर पुरुष से या फिर किसी कथित ऊंची जाति के पुरुष के साथ संबंध बना सकती थी और उसे कोई भी गलत नहीं कहता था और इसे ही संबंधम कहा जाता था। आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिरकार कोई महिला किसी महिला को कैसे अप्रोच किया जाता था संबंधम में आने के लिए? क्या रैंडमली कोई जाके किसी को कह सकता था कि आई वांट टू स्लीप विथ यू? ऐसा नहीं था। पर जो कहानी है वो बड़ी विचित्र सी है। तो बेसिकली अगर किसी पुरुष का मन करे कि वो किसी महिला के साथ संबंधम में आना चाहता है तो ऑल ही हैड टू डू वाज एक साड़ी और एक दिया। ये दो वस्तुएं हैं जो उसको, उस पुरुष को, उस महिला को देनी होती थी। ये इशारा होता था कि पुरुष की इच्छा है महिला के साथ संबंधम बनाने की। अब सब कुछ डिपेंड करता था महिला के ऊपर। अगर वो चाहती तो उसे एक्सेप्ट कर लेती, अगर वो चाहे तो वो उसे रिजेक्ट कर सकती थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जो कि मेरे ख्याल में 19वीं सदी के आसपास में ही हुआ था। मद्रास के जो गवर्नर थे उन्होंने बेसिकली एक नायर महिला के साथ उनकी बातचीत चल रही थी और बातचीत के दौरान कपड़ों के ऊपर कुछ कॉन्वर्सेशन उठा। उस कॉन्वर्सेशन में वो गवर्नर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मद्रास के बड़े कारीगरों के द्वारा बनाए हुए कपड़े जो है भेंट करना चाहता हूँ। अब उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कपड़े भेंट करना बेसिकली एक लड़की को प्रपोज करना होता है कि आप उसके साथ संबंधम में आना चाहते हो। वो लड़की शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है कि शुक्रिया, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स जहाँ पे ये अलग बात है कि उस इंसान को, उस गवर्नर को इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी और हो सकता है जानकारी हो भी, क्योंकि जिस तरीके के लेख और जिस तरीके का सिस्टम ब्रिटिशर्स के द्वारा आगे चलाया गया, ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि उस गवर्नर को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी। पर खैर, लड़की मना कर देती है और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। मालाबार मैरिज कमीशन की 1891 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कई परिवारों के संबंधम के कैसे फंक्शंस किए जाते थे उसके बारे में उल्लेख किया गया है। यह भी बताया गया कि संबंधम के लिए मुहूर्त निकाले जाते थे और जब मुहूर्त निकलते थे तो लड़के जो है अपने दोस्तों के साथ कपड़े खरीदने के लिए, आभूषण खरीदने के लिए मार्केट जाते थे, वो सब कुछ खरीदते थे और महिलाओं के घर जाते थे और यहीं से संबंधम जो है वो शुरू होता था। संबंधम में आने के बाद महिलाएं अपने पैतृक घर में ही रहा करती थी और इनके जो पति हुआ करते थे जो 13 वर्ष की उम्र में सामूहिक शादी के दौरान की शादी हुई होती थी, वो मिलने के लिए पैतृक घर पे ही आते थे। अब ये जो नायर समाज था और ये जो नायर महिलाएं थी, नायर महिलाओं के पैतृक घर को धरावर कहते थे। ये जो तस्वीर जो आप इस समय स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये 1901 की है, एक नायर परिवार के धरावर की। मनु पिल्लई, जिनका मैंने आपको थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, जो साहित्य अकादमी अवार्ड जिनको मिला हुआ है जिस इतिहासकार को, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि संबंधम से बना रिश्ता जो होता था वो आम रिश्तों की तरह नहीं होता था या फिर जीवन भर चले ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। महिला और पुरुष जब भी चाहे इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते थे और इसमें भी ज़्यादा से जो है वो महिला का होता था कि अगर वो चाहती थी कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ उसे अब नहीं रहना, संबंध बना के नहीं रहना, वो उस रिश्ते को कभी भी समाप्त कर सकती थी, रोक सकती थी। अब इस संबंध से ऑफकोर्स बच्चे भी पैदा होते थे और महिलाओं की जिम्मेदारी और इसके परिवार की जिम्मेदारी जो है वो पैतृक, जो मैटरनल साइड होता है, उसके साथ होता था। जो बच्चे पैदा होते थे उसकी जिम्मेदारी पिता के ऊपर नहीं होती थी, ये बच्चे मामा की जिम्मेदारी हुआ करते थे। नायर समाज के अंदर पति और पत्नी से बड़े रिश्ते से बड़ा जो रिश्ता है वो बेसिकली भाई और बहन का माना गया है, मामा और भांजा भांजी का माना गया है। और यही वो कारण है कि बच्चा होने के पश्चात भी ये जो पुरुष होते थे, ना वो इस बच्चे के ऊपर अपना अधिकार जता सकते थे, ना उन्हें हाथ लगा सकते थे। जो नंबूदरी ब्राह्मण थे जिनके साथ बेसिकली संबंधम बनाया जाता था, मोर और लेस प्रोमिनेंट रिलेशनशिप उस टाइम पे यही था। नंबूदरी ब्राह्मणों को परमिशन तक नहीं थी कि वो अपने इस बच्चे को छू सके। बच्चे की जिम्मेदारी मैटरनल हाउस और मामा के ऊपर होती थी। अब चूंकि नंबूदरी ब्राह्मणों के ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती थी, तो ना ही इस संपत्ति का बंटवारा उन बच्चों में होता था, ना ही किसी भी तरीके से देवर अकाउंटेबल फॉर हिम और हर, जो भी बच्चे पैदा होते थे। दूसरी तरफ नायर महिलाओं के द्वारा, समाज के द्वारा नहीं, नायर महिलाओं के द्वारा नंबूदरी ब्राह्मणों के साथ संबंधम में आना एक गर्व की बात मानी जाती थी। और यही वो कारण है कि नायर महिलाओं की फर्स्ट प्रेफरेंस नंबूदरी ब्राह्मण ही होते थे व्हेन इट केम टू बीइंग इन संबंधम। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो परंपरा है ये सिर्फ नंबूदरी ब्राह्मणों और नायर महिलाओं के बीच में चला करती थी, पर आप गलत सोच रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ मामूली और
ब्राह्मणों और नायरों के बीच में, मामूली लोग नायरों और ब्राह्मणों के बीच में नहीं था, नंबूदिरी ब्राह्मणों के बीच में, राज परिवारों में भी इसको फॉलो किया जाता था। 1895 से 1914 के बीच के दौरान कोची के एक राजा थे रामा वर्मा। 1881 में जब वो राजकुमार थे, जब वो सिर्फ 16 वर्ष के थे, तो वो भी संबंधम में आए थे। और वो संबंधम में किसके साथ आए थे? उनके जो पिता थे उस समय के, उनकी एक सौतेली बेटी थी, यानी स्टेप मदर की बेटी, उसके साथ इन्होंने संबंधम बनाया था। और उस संबंधम का विरोध उसके पति ने भी नहीं किया था। हालांकि ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चला था और कुछ मुलाकातों के बाद ही इस संबंध को ख़त्म कर दिया गया था। ये राजा जी ने अपने खुद के जो इन्होंने अपने इतिहास के पन्ने गढ़े हैं, उसके अंदर खुद इस घटना का उल्लेख किया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि संबंधम में आने वाले सिर्फ रामा वर्मा जी नहीं थे, उनकी जो माँ थी वो भी एक ब्राह्मण के साथ संबंधम में थी। त्रावणकोर के राज परिवार में बहुत कॉमन था ये कि पिता जो है वो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण हो, बच्चे उसी तरीके से पैदा किए जाते थे। अब उसका रीज़न ये था कि ऊंची जाति के अंदर संबंध बना के बच्चा पैदा करना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया, उसे एक गर्व की बात माना जाता था। आई एम प्रीटी श्योर आप जैसे जैसे इस कहानी को सुन रहे हो, आपके मन के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस उठ रहे हैं, अलग अलग ओपिनियंस उठ रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू थिंक कि क्या ये जो चल रहा था ये सही था या गलत था। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे अगर रोल रिवर्स कर दिए जाते कि ब्राह्मण अगर संबंधम बनाने के बाद खुद की मर्जी से नायरों की महिलाओं को छोड़ देता या फिर बच्चों के ऊपर अधिकार नहीं दिखाता अपनी मर्जी से, तो अभी तक लड़कों को और ब्राह्मणों को गाली देना शुरू किया जा चुका होता। पर चूंकि यहाँ पे ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ नायर समाज और नायर महिलाओं के हाथ में होता था, इसीलिए प्रोबेबली इसको किसी ना किसी रूप में इस वीडियो के दौरान और इस वीडियो के अंत में सपोर्ट भी मिलेगा। बट माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी होल्ड योर हॉर्सेस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हिपोक्रेसीज वाले पार्ट अभी आने बाकी हैं। पॉलिटिशियंस ने और इतिहासकारों ने इसके बारे में कई बारी अपने विचार प्रकट किए हैं। शशि थरूर का नाम आप लोगों ने सुना है। शशि थरूर ने भी एक लेख लिखा था जहाँ पे उन्होंने इस लाइन को वर्ड टू वर्ड यही है कि पति अपने पत्नी के घर में या फिर रूम में अंदर तभी प्रवेश कर सकता था जब बाहर किसी की चप्पल ना रखी हो। चप्पल जनरली नंबूदिरी ब्राह्मण या किसी ऊंची जात के इंसान की होती थी। और इस प्रथा को शशि थरूर के द्वारा भी एक होता है ना, एक प्राइड वाली फीलिंग कि आपका कल्चर जो रहा है उसके ऊपर आप गौरवान्वित महसूस करते हो। तो शशि थरूर ने बेसिकली अपने लेख में उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं आपके साथ लेकिन बात करना चाहता हूँ कुछ CPI यानी कि लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लोगों के बारे में, कुछ मुसलमानों के बारे में, इतिहासकारों के बारे में, जिनमें से एक है सुभाषनी अली। सुभाषनी अली ने नायर महिलाओं के ये जो संबंधम वाला रिलेशनशिप था उसके बारे में कुछ बातें लिखी है जो मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और फिर अपना भी ओपिनियन दूंगा और चाहता हूँ कि आप भी अपना ओपिनियन दें। सुभाषनी जी कहती हैं, सुभाषनी अली, उनका यह कहना है कि नायर परिवारों में घर के बाहर एक जगह होती थी मड़म। नंबूदिरी पुरुष पहले यहाँ आते थे, एक निचले दर्जे का पंडित उनके लिए खाना बनाता था। मड़म में पुरुष खाना खाते, नहाते और कपड़े बदलते, फिर नायर महिलाओं के कमरों में चले जाते। उनके परिवारों के किसी और सदस्य को नहीं छूते, ना ही संबंधम से जन्मे बच्चों को हाथ लगाते। अब चक्कर ये है कि सुभाषनी अली जी इस बात को कहना भूल गई कि बच्चों को हाथ ना लगा पाना उन नंबूदिरी ब्राह्मणों के हाथ में नहीं था। वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ नायर सोसाइटी का था। नायर सोसाइटी को जिसे मातृसत्ता के रूप में प्रमोट किया जाता था और ये कहा जाता था कि उनको ज़्यादा लीवे है, ज़्यादा लेवरेज है, ज़्यादा आज़ादी है पुरुषों से कंपैरिजन में, उसको किस तरीके से सुभाषनी अली तोड़ मोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत करती रही हैं ओवर द ईयर्स, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाके उनका इतिहास देखोगे गूगल के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि अली नाम के आने के पश्चात किस तरीके से हिंदू परंपरा को, चाहे वो सही रही हो, गलत रही हो, जो भी रही हो, किस तरीके से तोड़ मोड़ के सामने प्रस्तुत करने की या फिर झूठ बोल के प्रस्तुत करने की कोशिश करी जाती है। सुभाषनी अली ने इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी ये सारे सिस्टम को कि ये महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न था, और उन्होंने एक निचले दर्जे का ब्राह्मण भी लिख दिया वहाँ पे अपने लेख को लिखते हुए। हालांकि कई इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो सिस्टम था ये मात्र सत्ता को प्रमोट करता था और महिलाओं को एक आज़ाद सिस्टम में रहने की परमिशन देता था। आखिरकार वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी, तलाक ले सकती थी, विधवा होने के बाद दोबारा से शादी कर सकती थी। सो एवरीथिंग वाज बेसिकली टिल्टेड इन फेवर ऑफ वुमन। तो उस चीज़ को गलत कैसे ठहराया जा सकता है? ये अलग बात है कि दीपिका पादुकोण अगर आज बोले कि मैं मल्टीपल पुरुषों के साथ सोऊं, दिस इज माई चॉइस, तो उसको गलत कहा जाता है। बट नायर महिलाओं को जब ये सिस्टम अलाउ किया गया था तो उसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का नाम दिया गया था। आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट आई एम नॉट फॉर इट ऑल्सो।
आप क्या सोचते हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। चक्कर ये है कि अगर आप कुछ डिसेंट हिस्टोरियंस हैं उनको पढ़ो, के.एम. पनिकर इज़ वन ऑफ देम। कई लोग मुझे मेरी इस बात से अग्री नहीं करेंगे, बट द लॉजिक दैट ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस डू नॉट रियली नो कि रियल पिक्चर क्या था संबंधम का, उनका जो लॉजिक है उससे आप समझ जाओगे कि ही मेक्स सेंस। क्योंकि नायरों का जो घर होता था, जो सोसाइटी होती थी जहाँ पे ये रहते थे, उसका 60 गज यानी कि 200 फीट के आसपास, 200 फीट के आसपास तक स्पेशली अंग्रेज़ों को और ये दूसरे लोगों को घर के आसपास तक जाने की परमिशन नहीं थी। तो जो लोग कभी किसी के पास ही नहीं जा पाए, आखिरकार वो उनके इतिहास के बारे में सही तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। अगर आप ब्रिटिशर्स के भी थोड़े हिस्टोरिकल पन्नों को उठाने की कोशिश करो तो जो बाल विवाह वाला जो सिस्टम था उसके बारे में आपको अलग अलग तरीके की स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो आखिरकार यकीन किया जाए तो किस पे? ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत में फैला, 19वीं सदी की बात है ये, तो एक रिसर्च एक अफसर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रांसिस बुकैनन। उन्होंने भी उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि महिलाएं जो हैं बहुत सारे पुरुषों के साथ सोती हैं, अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, ये सिस्टम गलत है। पर जो दूसरे इतिहासकार थे, नंद कुमार जैसे लोग, उन्होंने अगेन इसे महिलाओं की फ्रीडम के बारे में या फ्रीडम के तौर पर प्रस्तुत किया और ये कहा कि महिलाएं अपना घर छोड़ के पुरुषों के पास नहीं जाती थी, बल्कि पुरुष अगर उसे अपनी पत्नी से मिलना हो तो उसे उसके पैतृक घर यानी महिला के मैटरनल घर पे आना पड़ता था, चाहे वो मिलने के लिए आया है, चाहे वो सेक्स के लिए आया है, चाहे वो बच्चों से मिलने के लिए आया है। सो एवरीथिंग वॉज डेफिनेटली इन वर्किंग इन फेवर ऑफ वुमेन। गलत नहीं कहा जा सकता, पर कितना सही था जानने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के सर संचालक थे MS गोलवालकर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। उनके बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी। अब सुभाषनी अली जो है, उन्होंने उनका भी हवाला दिया कि 1961 में उन्होंने एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने किस तरीके की बातें कही थी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल रखे हैं उस भाषण के, स्क्रीन के ऊपर आपको न्यूज़पेपर में उसका उल्लेख भी है, स्क्रीन के ऊपर वो भी डाल देता हूँ। 17 दिसंबर 1960 को गुजरात यूनिवर्सिटी में गोलवलकर जी ने कुछ भाषण दिए थे, एक भाषण दिया था जिसमें ये बातें कही गई थी। आज क्रॉस ब्रांडिंग का प्रयोग सिर्फ जानवरों पर होता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इंसानों में भी क्रॉस ब्रांडिंग को अपनाया। आज के आधुनिक वैज्ञानिक ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। इंसानी नस्ल को बेहतर बनाने के लिए नमूदिर ब्राह्मणों में सिर्फ बड़े भाई की शादी ब्राह्मण लड़की से होती, बाकी वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी करते। दूसरा नियम था कि किसी भी विवाहित महिला का पहला बच्चा नमूदिर ब्राह्मण से होगा, इसके बाद उसके पति से। आज इस प्रयोग को व्याभिचारी कहा जाएगा, लेकिन यह सिर्फ पहले बच्चे तक सीमित था। अब 1961 में जो ये भाषण दिया गया था, स्क्रीन पे आपने न्यूज़पेपर भी देखा, न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई। अब गोलवलकर जी की बात को दो तरीकों से देखा जा सकता है। कई लोग ये कहेंगे कि ये तो बड़ा ही मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी था कि पहला बच्चा नमूदिर ब्राह्मण बच्चे बेटे से ही होगा। पर क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि पहला बच्चा नमूदिर ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाएगा, उसके बाद ही पति से बच्चा होगा। तो ये यहाँ पे ये एंगल ऐसा देखा जा सकता है कि मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी या फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पर उसके बाद की सारी चीज़ें हैं जब महिला के हाथ में होती थी कि वो मल्टीपल पुरुषों से संबंध बना सकती थी, दोबारा शादी कर सकती थी, तलाक भी दे सकती, पति को छोड़ सकती थी, संबंधम को जब चाहे वो ख़त्म कर सकती थी, जितने पुरुषों से संबंध बनाना चाहे संबंध बना सकती थी और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो ये सोसाइटी एक ऐसे सिस्टम की तरह काम कर रही थी जहाँ पे सही और गलत कुछ नहीं था। यहाँ पे बेसिकली अगर आप हाइंडसाइड देखा जाए, हो सकता है आप मेरी इस बात से अग्री ना करो, बट एक बैलेंस्ड सोसाइटी चल रही थी। इंटरकास्ट मैरिज की अगर हम बात करें, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणिकल कल्चर और ब्राह्मणिकल पेट्रिकल सोसाइटी, जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं आजकल हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, इंटरकास्ट मैरिज से कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन उस समय इंटरकास्ट रिलेशनशिप हुआ करते थे, बच्चे भी हुआ करते थे, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता था और महिलाओं को यानी नायर महिलाओं को उनका अधिकार भी दिया जाता था, बल्कि पुरुषों से ज़्यादा ही अधिकार थे। तो आखिरकार हिंदू को जो ये मुसलमान लोग गाली देते हैं और अपने कल्चर के बारे में कभी कुछ एक्सपोज नहीं करते हैं, वो कितना सही और वो कितना गलत। अगेन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश साम्राज्य भारत के अंदर फैला हुआ था। अंग्रेज़ों ने संबंधम को असभ्य बताया और ये कहा कि ये दूसरे राज्य जो इस परंपरा का विरोध करते हैं वो बिल्कुल सही है। मद्रास में एक लेख छपा था जो कि एक ब्रिटिशर ने ही लिखा था। उसने ये कहा था कि ये जो मलयाली लोग हैं, ये पूरे हिंदू समुदाय में सबसे ज़्यादा आलसी, सबसे ज़्यादा व्याभिचारी और सबसे ज़्यादा हवस में लिप्त रहने वाले लोग हैं। इनका उत्तराधिकारी पैदा करने का तरीका जो है वो अजीबोगरीब है, अनैतिक है और इस सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत है।
कभी भी ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों के द्वारा जो 4 शादी करी जा रही थी वो गलत था। ये नहीं कहा जा रहा था कि हलाला जो किया जा रहा था वो गलत था। छोटी बच्चियों के साथ जो संबंध बनाए जा रहे थे वो गलत थे। टारगेट किया गया सिर्फ और सिर्फ नायर सोसाइटी और हिंदुओं को। दिक्कत ज़्यादा तब होने लगी जब ब्रिटिशर्स के बहकावे में आके हमारे सेक्युलर हिंदूज जो हैं नायर महिलाओं को वैश्या और उनसे जन्मे बच्चों को नाजायज़ कहने लगे। मैं हमेशा से कई दूसरे पहले वीडियो में भी आप लोगों के साथ इस बात को कह चुका हूँ कि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है। और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट और ये पर्टिकुलर वर्बियाज जो उस समय नायर महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था वो इस बात को पूरी तरीके से सही साबित करता है। 1912 में अंग्रेज़ों के द्वारा नायर एक्ट लाया गया जिसमें नंबूदरी ब्राह्मण जिनके जो बच्चे होते थे, जिनका संपत्ति का जिनमें बंटवारा नहीं होता था, उस चीज़ को अबॉलिश किया गया और महिलाओं को और बच्चों को उन प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा देना शुरू किया गया। प्रॉपर्टी और पैसा कैसे लोगों को तोड़ देता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जो त्रावणकोर इलाका पहले सालों तक अपने सिस्टम से चलता रहा और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का पैसे का कोई फसाद नहीं हुआ। 1897 से लेके 1907 के बीच में ऐसा कहा जाता है कि करीबन 500 से 1200 किस्से और केसेस दर्ज हो गए थे जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो है परिवारों के बीच में बढ़े, उसका बेसिकली झगड़ा होने लगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नायर एक्ट 1925 लाया गया जहाँ पे नायर परिवार को बंटवारे का अधिकार मिला। संबंधम को कानूनी रूप से शादी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। हालांकि बहुविवाह के बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, पर धीरे धीरे वो प्रथा भी जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि केरला में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो बनाया है। तो राजनीति का एंगल क्या है इस वीडियो के अंदर बिसाइड्स द हिस्टोरिकल स्टोरीज दैट आई शेयर्ड विथ यू। तो संबंधम जो ये रिश्ता है इसके अंदर 2 किरदार हैं, नंबूदरी ब्राह्मण और नायर। केरला में इस समय नायर जो है वो 15% है, ब्राह्मण जो है वो 2% है। उस 2% में भी 1% सिर्फ ऐसे हैं जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि संबंधम के इतिहास से या फिर इसका कोई इम्पैक्ट बेसिकली पॉलिटिकल कुछ है नहीं, लेकिन जातिवाद इसके द्वारा क्रिएट किया गया और पॉलिटिकल पार्टीज जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। अब वो कैसे किया गया वो भी आपको बता देता हूँ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जब सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को ना जाने देने को असंवैधानिक बताया तो लेफ्ट के जो लोग हैं, लेफ्ट पार्टी ने इस फैसले का समर्थन किया। उसकी वजह से नायर सोसाइटी जो है वो नाराज़ हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे गलत था क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी भी सिस्टम कल्चर को चेंज करने की कोशिश आप नहीं कर सकते। सबरीमाला के अंदर भगवान बैठे हैं अपने ब्रह्मचारी के रूप में और उनका सीधा सा कहना है कि जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो औरतें जिनके पीरियड्स आते हैं, जो गर्भवती हो सकती हैं, उनकी परमिशन वहाँ पे नहीं है। जिन बच्चियों को अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं और जो महिलाएं जो मोनोपॉज में हैं उनको वहाँ पे जाने दिया जा सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के ऊपर मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा और ये कहा कि ये असंवैधानिक है। अब ऐसे कई इंसिडेंट्स मैं आपको गिना सकता हूँ जहाँ पे फेमिनिस्ट जो हैं दूसरे समाज या दूसरे कल्चर के बारे में बात नहीं करेंगी, पर जब हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए कोई ऐसा मौका आता है तो सबके सब खड़े हो जाते हैं। वंस अगेन फिर से कह रहा हूँ, हिंदू ही हिंदू को डुबोएगा। अब असर इसका ये हुआ कि 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो लेफ्टिस्ट पार्टी को, CPIM वगैरह को नायर समाज के द्वारा बेसिकली एक बहिष्कार उनका बेसिकली किया गया और बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया गया। 43% नायरों ने बेसिकली बीजेपी को सपोर्ट किया। 2021 में फिर विधानसभा के इलेक्शन आने वाले थे तो नायर सोसाइटी ने ये कहा कि वी वांट अ चेंज और यही वो वजह है कि जो CPIM का जो वोट परसेंटेज था नायरों के दरमियान में वो 13% कम हो जाता है। 13% इज अ बिग ड्रॉप। अब ये सब होने के पश्चात लेफ्टिस्ट को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो गलत हो गया, तो सबरीमाला के ऊपर उन्होंने अपने एटीट्यूड को बेसिकली उन्होंने अपने आप को थोड़ा, उनका जो रुख था उसको नरम किया। बीजेपी ने पहली बार केरला में अपना खाता खोला। त्रिशूर सीट पर जीतने वाले सुरेश गोपी जो हैं वो भी नायर समुदाय से ही आते हैं। अब चक्कर ये है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स को CPIM वाले और कांग्रेस वाले जातिवाद कह के पुकारते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रही है। कैसे उठा रही है उसका जवाब सिर्फ राहुल गांधी से दे सकते हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है।
एक डेटा पब्लिश किया गया है एक मीडिया हाउस के द्वारा, वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं, जहां पे किसे सपोर्ट करते हैं केरलम के नायर इस समय। 2016 में अगर आप देखो तो जाति पार्टी सब कुछ लिखा हुआ है, जाति नायर है, कांग्रेस को 20%, लेफ्ट को 45%, बीजेपी को 33% और अन्य को 2% मिलता था। 2021 में ये चेंज होकर कांग्रेस को 38, यानी ज्यादा बढ़ गया कांग्रेस का, 13% लेफ्ट का गिरता है, वो 32 पे आ जाता है, बीजेपी 33% पे आ जाती है, सॉरी 27% पे आ जाती है, और दूसरों को 3% मिलता है। तो बीजेपी यहाँ पे अप एंड डाउन वाला गेम खेल रही है, और इन ऑल लाइकलीहुड इट सीम्स कि अभी जो सरकार बनेगी वो वहाँ पे कांग्रेस की ही बनेगी। बीजेपी अभी वहाँ पे उस सिचुएशन में नहीं है कि वो वहाँ पे सरकार बना सके। ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे इस वीडियो के अंत में नहीं शेयर करना चाहता मैं, बट हाँ कुछ पर्सनल ओपिनियन है, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई वुड वांट कि आप उस चीज़ का जवाब दें। पहला तो ये कि आप इस संबंधम वाले रिश्ते को सही मानते थे या गलत मानते थे? महिलाओं को जो ये छूट दी गई थी वो सही थी या गलत थी? नंबूदरी ब्राह्मण को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है कि वो महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे और सिस्टम ये था कि पहला बच्चा उनका ही होगा, उसके बाद ही पति का हो सकता है, तो महिलाओं को भी, जो मैंने वीडियो के बीच में आपको कहा, महिलाएं भी मल्टीपल पुरुषों से संबंध बनाती थी। अगर महिलाओं को उनको अगर प्रताड़ित किया जा रहा होता तो सीधे सिस्टम ये होता कि पहला बच्चा ब्राह्मण से करोगे, दूसरा अपने पति से ही करोगे, और किसी से संबंध नहीं बना सकते। विधवा हो गए तो शादी नहीं कर सकते, पति को छोड़ नहीं सकते, बट ऐसा नायर सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं था। दूसरा ये कि ये जो इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि नंबूदरी ब्राह्मण बच्चों को छूना नहीं चाहते थे जो उनसे पैदा होते थे, या संपत्ति नहीं देना चाहते थे, ऐसा नंबूदरी ब्राह्मणों के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया था। ये नायर सोसाइटी का कल्चर था, जिसे बेसिकली मुसलमान इतिहासकारों ने या फिर लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने आपके सामने अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। संबंधम को अगर हम आज की सोसाइटी से कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप इसे गलत मानोगे। कई कल्चर ऐसे रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे दूसरे कल्चर रहे हो, जो गलत थे, या एक सभ्य सोसाइटी में उसका पार्ट उसको नहीं माना जा सकता। पर समय के साथ साथ एटलीस्ट हिंदुओं के अंदर ये अकल आती है कि समय के साथ साथ वो चीज़ों को चेंज करते हैं। ये चीज़ दूसरे समुदाय के बारे में, दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म के बारे में, या फिर दूसरे रिलीजन के बारे में, धर्म तो नहीं, दूसरे मजहबों के बारे में नहीं कहा जा सकता। दूसरे रिलीजन अभी भी अपने उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं जो वर्षों पहले चल रहा था। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि हिंदू अपने आप को ठीक करते हुए, या जो चीज़ें गलत थी उनको रेक्टिफाई करते करते इतना ज़्यादा सेक्युलर हो गया है और इतना ज़्यादा खुद ही अपने धर्म से घृणा करने लगा है कि उसे अभी ये समझ ही नहीं है कि वो खुद ही हिंदुओं को ख़त्म करने पे आमादा हो चुका है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, थोड़ा और छोटा बनाना चाहता था मैं, बट देन अगेन दैट इज़ हाउ इट गोज़। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। चैनल को सपोर्ट करने के अलग अलग माध्यम मिलेंगे, सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, और चैनल का मेंबर बन के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। पॉडकास्ट दोबारा से आने वाले हैं अगले एक हफ्ते में, मेरे ख्याल में 3-4 गेस्ट दोबारा आने वाले हैं। आदित्य जी को मैं दोबारा ला रहा हूँ, अंशुल जी आएंगे दोबारा से, मोनिका दोबारा से आएंगी, विनी दोबारा से आएंगी। काफ़ी लोगों के साथ बातचीत चल रही है, बट हर चीज़ में थोड़ा पैसा लगता है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई कीप सेइंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस, लेट अस ब्रिंग द कंटेंट दैट वी वांट टू ब्रिंग टू यू। और वो तभी हो सकता है जब आपका सपोर्ट मिले। आज समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।